गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको कराया था परिवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये नियम है, इसके लागू होने के कारण क्या है? नियम लागू होने के कारण कि जो ये परिवर्ती अनुपात का नियम है, इसके नियम लागू होने के क्या कारण है? ये नियम कब लागू होता है? नंबर 1, कारकों की अविभाज्यता। कारकों की अविभाज्यता। कारकों की अविभाज्यता, इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण ये है कि जो हमारे कारक हैं उनकी अविभाज्यता है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर किसी भी वस्तु का आपको उत्पादन करना है तो उत्पादन के एक कारक की एक इकाई का जरूर प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपने किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, निश्चित सीमा तक किसी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उस कारक की एक इकाई की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक स्टिचिंग मशीन है, वो 10 दर्जन कॉपियों पर पिन लगा सकती है। 10 दर्जन, कॉपियों पे पिन लगा सकती है। चाहे आप एक कॉपी पे पिन लगाओ, चाहे आप एक कॉपी पे पिन लगवाओ, चाहे 1 दर्जन कॉपी पे पिन लगाओ, चाहे आप 10 दर्जन कॉपियों पे पिन लगवाओ, तो आपको एक मशीन की आवश्यकता हो गई। तो ये होता है कारकों की अविभाज्यता। मतलब एक मशीन 10 दर्जन कॉपी पर पिन लगा सकती है। चाहे आप एक कॉपी पे पिन लगाओ, चाहे आप 1 दर्जन कॉपियों पे पिन लगाओ, चाहे आप 10 दर्जन कॉपियों पे पिन लगाओ, आपको एक मशीन की आवश्यकता होगी। नंबर 2, दूसरा कारण है हमारे पास उत्पादन के शिथिल कारक। उत्पादन के शिथिल कारक। इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि जो उत्पादन का कोई ना कोई कारक तो शिथिल होगा, लेकिन जब इस शिथिल साधन पर परिवर्तनशील साधनों की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, जैसे भूमि पर हम श्रमिकों की संख्या का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, तो इन दोनों के बीच का अनुपात बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो शिथिल कारक है उसका अनुपात तो चेंज होगा ही नहीं, शिथिल कारक तो चेंज नहीं होगा, परिवर्तनशील कारक चेंज होता जाएगा। जैसे आपके पास 10 हेक्टेयर भूमि के ऊपर 5 श्रमिक काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है एक श्रमिक के हिस्से में 2 हेक्टेयर भूमि आ रही है। अगर हम श्रमिकों की संख्या 5 की जगह 10 कर दें, मतलब 10 हेक्टेयर भूमि पर 10 श्रमिक लगा दें, तो इसका अर्थ है एक श्रमिक के पास 1 हेक्टेयर भूमि आ जाएगी। 1 हेक्टेयर भूमि पे काम करेगा एक श्रमिक। तो जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी तो श्रमिकों की तुलना में जो भूमि का अनुपात है वो कम होता जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो कुल उत्पादन है उसमें वृद्धि कम होएगी और सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कारण है हमारे पास शिथिल कारक का
शिथिल कारक का इष्टतम से अधिक उपयोग, इष्टतम से अधिक उपयोग। शिथिल कारक का इष्टतम से अधिक उपयोग। हमारा जो शिथिल कारक है उसका इष्टतम से अधिक उपयोग, इष्टतम होता है सबसे बढ़िया उपयोग। जो हमारा इष्टतम है इसको बोलते हैं सबसे बढ़िया उपयोग। इष्टतम का मतलब हो गया सबसे बढ़िया उपयोग। जब हम किसी शिथिल कारक का सबसे बढ़िया उपयोग होने के बाद अगर उसका प्रयोग करेंगे तो उससे मिलने वाला जो उत्पादन होगा वो कम होगा। जैसे मान लो एक मशीन पे 4 श्रमिकों की आवश्यकता है, एक मशीन है और उस पर 4 आपने श्रमिक लगा दिए, तो यहाँ पर शिथिल कारक भूमि का या मशीन का सबसे बढ़िया उपयोग हो गया हमें, क्योंकि 4 श्रमिक चाहिए। यदि हमने 4 श्रमिक की जगह 5 श्रमिक लगा दिए तो इस सबसे अधिक बढ़िया उपयोग होने के बाद आप श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी और हमारा सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 कारण अपूर्ण स्थानापन्न। अपूर्ण स्थानापन्न। अपूर्ण स्थानापन्न। इस नियम के लागू होने का कारण ये भी है कि जो हमारे पास उत्पादन के कारक हैं उनका एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब वो क्या है? अपूर्ण स्थानापन्न। जब किसी मशीन का या भूमि का सबसे बढ़िया उपयोग हो जाता है और उसका स्थानापन्न नहीं कर सकते किसी के साथ, तो उससे मिलने वाली जो कुल उत्पादन होगा वो गिरना शुरू हो जाएगा और सीमांत उत्पादन भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका अपूर्ण स्थानापन्न है। क्योंकि हम एक कारक को अगर हम बढ़िया उपयोग कर चुके हैं उसके बाद उसकी जगह पर दूसरा कारक प्रयोग नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अपूर्ण स्थानापन्न। एक कारक के स्थान पे दूसरे कारक का प्रयोग नहीं कर सकते, इस कारण से ये नियम लागू हो जाएगा। अब हम करते हैं नियम का स्थगन। नियम का स्थगन। इसका मतलब ये होता है आपका नियम कहाँ लागू नहीं होगा। लागू ना होना मतलब ऐसी कौन सी कारण होंगे जब नियम लागू नहीं होगा? एक तो ये कि आपकी उत्पादन की तकनीक चेंज हो गई। उत्पादन की तकनीक, टेक्नोलॉजी, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आ गया। अगर आपके उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आ गया तो ये नियम लागू नहीं हो सकता। दूसरा कारण है आपका शिथिल कारक का स्थानापन्न की मिल जाना। स्थानापन्न शिथिल कारक का स्थानापन्न की खोज या स्थानापन्न प्राप्त हो जाना। मतलब जो आपका शिथिल कारक है जैसे भूमि या मशीन, यदि उसका कोई स्थानापन्न मिल जाए, मतलब उसके स्थान पे किसी दूसरे कारक का प्रयोग कर लिया जाए, तो ये नियम लागू नहीं होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का,
हमारा टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल। अभी हमने पीछे कारक के प्रतिफल करे थे, अब करेंगे पैमाने के प्रतिफल। जो दीर्घकाल होता है ये दीर्घकाल में लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल ऐसी अवधि होती है जिसमें सभी कारक परिवर्तनशील हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता। तो जो हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है वो सभी कारकों में परिवर्तन होने के कारण होती है। यदि उत्पादन के सभी कारकों में एक ही अनुपात में या समान अनुपात में वृद्धि की जाए तो पैमाने के प्रतिफल में जो वृद्धि होएगी या प्रतिफल में जो वृद्धि होएगी उसे उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहा जाएगा। कि हमने यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक समान अनुपात में बढ़ाया तो प्रतिफल में जो वृद्धि आ रही है उसे बोलेंगे उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल। अब ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अभिप्राय ये हो गया कि यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक अनुपात में बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। जैसे 2 साधन है आपके पास, श्रम तथा पूंजी। आपने श्रमिक लगा रखे हैं और पूंजी लगा रखी है, मतलब मशीन लगा रखी है या फिर लैंड है आपके पास। मतलब श्रम और पूंजी के अनुपात में जितना वृद्धि हो रही है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यदि श्रमिक और पूंजी आपने 10% बढ़ाई है, 10% वृद्धि की है और आपका जो उत्पादन है, प्रतिफल है, वो 15% वृद्धि हो गया। अगर आपने श्रमिक और पूंजी 10% बढ़ाए हैं, उत्पादन आपका 15% वृद्धि हो गया, तो इसको बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब इसका एक डायग्राम है। पाँच, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25। इधर लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। जो इधर ले रहे हैं हम परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर, और इधर लेंगे, एक मिनट इसको बड़ा चित्र बना देते हैं। हमने इधर लिए थे 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे ले रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर। जितने भी ऑल फैक्टर हैं उनमें परसेंटेज इंक्रीज, और इधर ले रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, उत्पादन। अब जो हमारा OX अक्ष पे है उस पे ऑल फैक्टर में जो परसेंटेज इंक्रीज होगी, सभी कारकों में प्रतिशत वृद्धि, वो दिखाएंगे। और जो OY अक्ष है उसमें उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि दिखाई जाएगी। जैसे मान लो आपका श्रमिक और पूंजी आपने 10% बढ़ाए हैं तो उत्पादन हो रहा है 15%।
और यदि आपने श्रमिक और पूंजी बढ़ाकर 15% कर दिए तो उत्पादन हो गया 25%। तो जो ये रेखा बनेगी ओ से क्यू, ये आपकी दिखाएगी उत्पादन का बढ़ता प्रतिफल। देखो चित्र से क्या पता लग रहा है कि यदि हमने 10% श्रमिक और पूंजी की मात्रा बढ़ाई है तो हमारे उत्पादन में वृद्धि 15% की होगी, है उससे अधिक हो गई। अगर हमने श्रमिक और पूंजी 15% बढ़ाए हैं और हमारे उत्पादन में वृद्धि उससे अधिक 25% हो रही है तो इसको बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जो ये ओ क्यू रेखा है ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रदर्शित कर रही है।